मित्रों, यरूशलेम में गर्मजोशी से स्वागत के लिए धन्यवाद। आप जानते हैं, मैं आ रहा हूं। धन्यवाद। मैं जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से आ रहा हूं। कमरे में प्रवेश करते ही मुझे अलग तरह का स्वागत मिलता है, तो मैं इस बदलाव से खुश हूं। आप जानते हैं दोस्तों, मुझे आज यहाँ मंच पर राजदूत डैनी डैनन, जो संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के स्थायी प्रतिनिधि हैं, के साथ होना था, लेकिन वे शामिल नहीं हो सके क्योंकि उन्हें संयुक्त राष्ट्र में एक महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेना था। आपने शायद वीडियो में हुई बहस देखी होगी। ये संघर्ष में यौन हिंसा पर एक बैठक थी और राजदूत डैनी डैनन संयुक्त राष्ट्र महासचिव की हालिया शर्मनाक रिपोर्ट की आलोचना कर रहे थे, जहां उन्होंने इजराइल को हमास आतंकवादी संगठन के साथ एक ही ब्लैकलिस्ट में डाल दिया और इजराइल पर झूठे तौर पर प्रणालीगत यौन हिंसा का आरोप लगाया, आईडीएफ के माध्यम से। जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो उन्हें संयुक्त राष्ट्र महासचिव की प्रतिनिधि वेनेसा फ्रेजर ने रोक दिया। वे पहले माल्टा की राजदूत थीं और अब सशस्त्र संघर्ष में बच्चों के लिए विशेष प्रतिनिधि हैं। वेनेसा फ्रेजर ने उन्हें रोका, जिससे दोनों में टकराव हुआ और ये इंटरनेट पर वायरल हो गया। और बहस का एक मुद्दा ये था कि जब उन्हें बीच में रोका गया तो कौन सही था। और एक वेबसाइट थी जिसका नाम था सिक्योरिटी काउंसिल प्रोसीजर। उन्होंने कहा कि इस महिला को राजदूत को रोकने का अधिकार था और जाहिर है वो गलत था। संयुक्त राष्ट्र कर्मचारी को किसी सदस्य देश को रोकने का अधिकार नहीं है। और मैंने ट्विटर पर इस अकाउंट सिक्योरिटी काउंसिल प्रोसीजर, जो खुद को विशेषज्ञ मानते हैं, को जवाब दिया। और मैंने कहा, मैं आपको अपनी व्यक्तिगत अनुभव से बता सकता हूं। मुझे व्यक्तिगत रूप से कई बार, सैकड़ों बार निंदा किया गया है और मेरे पास हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। सिर्फ एक सदस्य राज्य पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर हस्तक्षेप कर सकता है। फिर इस अकाउंट ने इस मुद्दे पर सारे ट्वीट्स डिलीट कर दिए। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि महासचिव गुटेरेस के प्रतिनिधि प्रक्रिया तोड़कर इजराइल राज्य को टोकते हैं, जो वे और किसी राज्य के साथ नहीं करते। वे कभी भी चीन, कतर, रूस, पाकिस्तान, वेनेजुएला को बीच में नहीं टोकेंगे। वे ऐसा नहीं करते। और फिर भी जब बात इजराइल की आती है तो वे बीच में टोकते हैं। और आप जानते हैं, गुटेरेस वही हैं जिन्होंने कुख्यात रूप से 7 अक्टूबर के 2 हफ्ते बाद संयुक्त राष्ट्र के सामने आकर कहा था, हाँ, मैं 7 अक्टूबर के हमलों की निंदा करता हूं। लेकिन उन्होंने कहा, यह भी महत्वपूर्ण है कि हमास के हमले ऐसे ही नहीं हुए। ये ऐसे ही नहीं हुआ। और ऐसा कहते हुए उन्होंने इजराइल के खिलाफ कई कथित फिलिस्तीनी शिकायतों को गिनाना शुरू कर दिया। असल में एंटोनियो गुटेरेस 7 अक्टूबर के हमलों को सही ठहरा रहे थे। और आप जानते हैं, गुटेरेस की हर बात गलत नहीं थी। जब उन्होंने कहा कि ये हमले यूं ही नहीं हुए, देवियों और सज्जनों, आज हम में से किसी ने भी जो कुछ किया वो भी यूं ही नहीं हुआ। हर चीज हमारे आसपास के माहौल, हमारी संस्कृति, हमारे आसपास के लोगों से प्रभावित होती है। लेकिन अगर मिस्टर गुटेरेस में जरा सा भी आत्मचिंतन होता तो शायद वो ये पूछते हैं कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला करने वाले हमास आतंकवादियों के शिक्षक कौन थे और जिन्होंने अत्याचार किए, उन्हें किसने सिखाया। तो अनरा के पूर्व कानूनी सलाहकार योहान सूफी के अनुसार गाजा में 90% लोगों ने अनरा स्कूलों में पढ़ाई की है। अनरा स्कूलों में। ये सब यूं ही नहीं हुआ मिस्टर गुटेरेस, आप सही हैं। ये हमले यूं ही नहीं हुए। इन अत्याचारों को अंजाम देने वाले आपके शिक्षा प्रणाली के स्नातक थे मिस्टर गुटेरेस। आपके स्कूलों के स्नातक थे। मुझे संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद और यहूदी विरोधी के खिलाफ हमारी लड़ाई के बारे में बताने दीजिए। मैंने यूएनआरडब्ल्यूए का भी जिक्र किया था। आप जानते हैं, हाल ही में खबर थी कि यूएनआरडब्ल्यूए ने आतंकवाद से जुड़े होने पर 70 कर्मचारियों को बर्खास्त किया। और उन्होंने कहा, खैर, हम कुछ भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हम कुछ भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन मुझे यूएनआरडब्ल्यूए के बारे में और जो हम पिछले एक दशक से, खासकर पिछले कुछ वर्षों में उजागर कर रहे हैं, उस पर कुछ कहना है। आप जानते हैं, यूएनआरडब्ल्यूए को सभी पश्चिमी देशों, सभी यूरोपीय संघ के देशों, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया द्वारा फंड किया गया है। वे यूएनआरडब्ल्यूए को अरबों खरबों डॉलर दे रहे थे। 7 दशकों बाद भी उन्होंने किसी फिलिस्तीनी को नहीं बसाया। स्विस विदेश मंत्री इग्नाजियो कैसिस के अनुसार ये तर्क विकृत है। हम इस संघर्ष को बनाए रख रहे हैं। यूएनआरडब्ल्यूए का उद्देश्य फिलिस्तीनियों को निर्भरता, शिकायत और इजराइल के खिलाफ युद्ध की स्थिति में रखना है
और उन्हें तथाकथित वापसी के अधिकार के जरिए इजराइल को समाप्त करना सिखाना है। जिन लोगों ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया, वे मानते थे, जैसा कि उन्हें यूएनआरडब्ल्यूए स्कूलों में सिखाया गया था, कि वे वापसी के अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। यूएनआरडब्ल्यूए कहता है कि वे यूरोपीय करदाताओं को बताते हैं कि वे संयुक्त राष्ट्र के मूल्य और मानवाधिकार सिखाते हैं। लेकिन यूएनआरडब्ल्यूए के शिक्षक कौन हैं? हमारी रिपोर्ट टीचर्स ऑफ टेरर में बताया गया कि गाजा में शिक्षकों की यूनियन के प्रमुख मिस्टर सुवेल अल हिंदी 30 साल शिक्षक, स्कूल प्रधानाचार्य और 8,000 यूएनआरडब्ल्यूए शिक्षकों के प्रमुख रहे, जिन्हें पश्चिमी करदाताओं ने वित्त पोषित किया। सुवेल अल हिंदी हमास पॉलिट ब्यूरो के सदस्य थे और अब भी हैं। आप उन्हें यहया सिनवार के साथ तस्वीरों में देख सकते हैं। शिक्षकों की यूनियन के प्रमुख, शिक्षक और स्कूल के प्रधानाचार्य हमास पॉलिट ब्यूरो में हैं, जिसने 7 अक्टूबर के हमलों की योजना बनाई थी। लेबनान चलिए। 1.5 साल पहले फाती अल शरीफ उनरवा टीचर्स यूनियन के प्रमुख और 30 साल तक लेबनान के उनरवा स्कूल में प्रधानाचार्य रहकर फिलिस्तीनियों को पढ़ाते थे। 1.5 साल पहले पश्चिमी दाताओं द्वारा वित्त पोषित उन्हें लेबनान में घर पर आईडीएफ मिसाइल हमले में खत्म कर दिया गया था। फाती शरीफ को इंसाफ मिला। उसी दिन हमास ने जवाब दिया और कहा, इजराइल ने हमारे नेता को मार दिया। मैं नहीं कह रहा कि वो हमास का नेता था। हमास ने कहा फाती अल शरीफ, जो गाजा में उनरवा टीचर्स यूनियन के प्रमुख थे, लेबनान में हमास के प्रमुख थे। उन्होंने उसका इस्माइल हनिया के साथ वीडियो दिखाया, जिसमें वो हमास बॉडीगार्ड्स के साथ था। वो हमास का प्रमुख था। और जब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता से पूछा, ये कैसे हो सकता है कि आपके स्कूलों की टीचर्स यूनियन का प्रमुख हमास का प्रमुख था, उन्होंने कहा, आप जानते हैं, जब कोई अंडरग्राउंड मिलिटेंट ग्रुप कुछ करता है तो वो छुपा रहता है। फिर हम कैसे जान सकते थे? हम कैसे जान सकते थे? लेकिन हमारी रिपोर्ट में जो हमने जारी की उसमें 100 पेज हैं। हम कैसे जान सकते थे? आप जान सकते थे क्योंकि वो हर दिन इसकी घोषणा करता था। वो हर दिन अपनी फेसबुक पेज पर इसकी घोषणा करता था, जो पूरी दुनिया के लिए खुला था। फाती अल शरीफ हमास का समर्थन करता था, आतंकवादियों के साथ और हमास के जनाजों में अपनी तस्वीरें डालता था, हमलों का जश्न मनाता था, सबको पता था। लज़रीनी 1 हफ्ते में हमास के प्रमुख पद से रिटायर हो रहे हैं। हम उनके खिलाफ युद्ध अपराध, आतंकवाद और मानवता के खिलाफ अपराधों में मिली भगत के लिए अभियोग की मांग करेंगे। वो ये नहीं कह सकते कि उन्हें पता नहीं था, उन्हें पता था और हमारे पास सबूत हैं। और मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि आखिरकार संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने उनरुवा की फंडिंग बंद कर दी है। वे पहले हर साल $400 मिलियन देते थे, अब ये शून्य है। उनरुवा को अब अमेरिका से कुछ भी नहीं मिल रहा है। स्वीडन ने करोड़ों डॉलर की फंडिंग रोक दी है, अब अनरवा को नहीं दे रहा। लेकिन हमारी लड़ाई अभी बाकी है। फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, अन्य यूरोपीय देश, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया अब भी उस एजेंसी को फंड कर रहे हैं जो रूबियो के अनुसार हमास की शाखा है। वो है अनरवा। अगर क्षेत्र में शांति चाहिए तो डी रेडिकलाइजेशन अनरवा से शुरू और खत्म होता है। अब संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के बारे में एक बात जो इस समय बैठक कर रही है। आज संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की महिला रीम अल सालेम, जो जॉर्डन से हैं और महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष संवाददाता हैं, वही वैश्विक स्तर पर इजरायली महिलाओं के खिलाफ हिंसा से इनकार करती हैं। और वो आज दोपहर जनेवा में बोलने वाली हैं और वो अपनी ताज़ा रिपोर्ट पेश करेंगी, जिसमें अन्य बातों के अलावा इजराइल पर नरसंहार का आरोप लगाया गया है। और उम्मीद है आज कोई उनका सामना करेगा। देखते हैं क्या होता है। जुड़े रहिए। लेकिन मुझे बाकी रिपोर्टरों के बारे में भी एक बात कहने दीजिए और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। संयुक्त राष्ट्र के रिपोर्टर को स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञ और सबसे कीमती रत्न माना जाता है। हमने हाल ही में निगरानीकर्ता से विचारधारा तक नामक एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया गया कि संयुक्त राष्ट्र के राजनीतिक रूप से प्रेरित रिपोर्टर मानवाधिकारों को कमजोर कर रहे हैं। हमने दस्तावेजीकरण किया कि जिन्हें मानवाधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, वे स्वतंत्र होने चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में समान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के विशेषज्ञ जॉर्ज कार्ट्सुगालोस को पिछले साल चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से $1 लाख मिले थे। हमने उजागर किए संयुक्त राष्ट्र दस्तावेजों में पाया कि इनके कार्यालय को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से अमेरिकी डॉलर 1 लाख मिले। उसी साल जब वे एक कार्यक्रम में गए थे, जो ग्रीस में एक प्रचार कार्यक्रम था, जिसमें शी जिनपिंग की किताब का प्रचार किया गया था, उन्होंने शी जिनपिंग की सोच की तारीफ की जब उन्हें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से $1 लाख मिल रहे थे। वो चीन की आलोचना नहीं करते, लेकिन रोज इजराइल पर हमला करते हैं और नरसंहार का आरोप लगाते हैं। एक और संयुक्त राष्ट्र के रिपोर्टर है बेन सॉल, जो सिडनी विश्वविद्यालय में कानून के प्रोफेसर हैं और काफी प्रसिद्ध हैं। वो संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद विरोधी और मानव अधिकार विशेषज्ञ हैं। सोचिए, उन्हें चीनी कम्युनिस्ट शासन से अमेरिकी डॉलर 1,50,000 मिले,
लेकिन उन्होंने कभी नहीं बताया कि चीन ने आतंकवाद विरोधी के नाम पर 10 लाख वीगरों को शिविरों में रखा है। उन्होंने इस बारे में कभी एक शब्द नहीं कहा, क्योंकि उन्हें चीन से अमेरिकी डॉलर 1,50,000 मिल रहे हैं, जबकि वो हर दूसरे दिन इसराइल की निंदा करते हैं। वे अमेरिका, राष्ट्रपति और युद्ध सचिव पर हत्या का आरोप लगाते हैं, उनकी गिरफ्तारी चाहते हैं और कहते हैं कि उन्हें चीन से फंडिंग मिल रही है। आखिरकार अलीना डुआने, जो संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंधों के खिलाफ विशेषज्ञ हैं, उन्हें चीन, रूस और कतर से 1.3 मिलियन डॉलर मिले, क्योंकि उन्होंने चीन, रूस और कतर की प्रशंसा करते हुए रिपोर्टें तैयार की थीं। वेनेजुएला, जिम्बाब्वे, सीरिया और ईरान जैसे देशों का उन्होंने दौरा किया, ताकि उन्हें प्रतिबंधों के शिकार दिखाया जा सके। अंत में मैं फ्रांचेस्का एल्बनीज का जिक्र करूंगा, जो संयुक्त राष्ट्र की फिलिस्तीन पर रिपोर्टियर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मुझे इस दर्शकों को बताने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका यहूदी लॉबी द्वारा नियंत्रित है। 7 अक्टूबर को उन्होंने हमास का बचाव करते हुए कहा कि इसका संदर्भ है, और हर 5 मिनट में ट्विटर पर इजराइल के खिलाफ सबसे घोर रक्त अपवाद दोहरा रही हैं। वे नरसंहार के झूठे आरोप की मुख्य प्रचारक हैं। हम जवाब दे रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं। हमने उसका पर्दाफाश किया है। हमने उसकी नफरत भरी बातें उजागर की हैं। वो पहली संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिवेदक हैं, जिन्हें फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, नीदरलैंड, यूके, अर्जेंटीना, हंगरी, अमेरिका, लातविया, एस्टोनिया और कई अन्य देशों ने निंदा की है। हर निंदा मायने रखती है। हमने एक अभियान चलाया। हमने 1,20,000 लोगों को, जिनमें यहाँ मौजूद कई लोग भी शामिल हैं, हमारी याचिका पर हस्ताक्षर करवाए, जिसमें हमने सचिव रूबियो से कार्रवाई करने का अनुरोध किया। जब संयुक्त राष्ट्र ने कार्रवाई करने में विफलता दिखाई, सचिव रूबियो ने इतिहास में पहली बार घोषणा की कि 9 जुलाई को अमेरिका एक संयुक्त राष्ट्र अधिकारी पर प्रतिबंध लगाएगा। संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिवेदक फ्रांसेस्का एल्बनीज पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाया गया। अब वो हार्वर्ड, प्रिंसटन, जॉर्ज टाउन और कोलंबिया में जो व्याख्यान देती थी, वे नहीं होंगी। उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश की अनुमति नहीं है। वह बैंक कार्ड का उपयोग नहीं कर सकती, वह डेबिट कार्ड का उपयोग नहीं कर सकती, वह कोई भुगतान प्राप्त नहीं कर सकती। उनके अनुसार ये प्रतिबंध विनाशकारी हैं। वो कहती हैं, ओरिबिले ओरिबिले, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये रोकथाम का संदेश है। प्रतिबंध के बाद हम उनके पति तक भी पहुंचे, जो वर्ल्ड बैंक में है और उनकी उकसावे में साझेदार हैं। उन्हें वर्ल्ड बैंक में अपनी पदवी से निचले पद पर भेज दिया गया था, नफरत फैलाने के उकसावे के लिए। प्रतिबंध के बाद इजराइल जांच आयोग प्रमुख नवी पिल्ले ने इस्तीफा दे दिया। हमने सुना हमने सुना कि उनका परिवार अमेरिका में है। उन्हें डर था कि अगर उन पर प्रतिबंध लग गया तो वे अमेरिका में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, हमारे सामने बड़ी चुनौती है, चाहे उनरवा हो या यूएन रिपोर्टर। हम हार नहीं मानेंगे। हम नफरत करने वालों से लड़ते रहेंगे और संयुक्त राष्ट्र के असली मानवाधिकार सिद्धांतों को बनाए रखेंगे। मैं बस याद दिलाना चाहता हूं कि लुबाविचर रेबे ने इजरायली प्रधानमंत्री से कहा था, जब वे 1980 के दशक में संयुक्त राष्ट्र के राजदूत थे, आप अंधकार के घर संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश कर रहे हैं। आपका मिशन है सच्चाई का एक दीपक जलाना। यही हम करने जा रहे हैं और हम हार नहीं मानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।